ओबीसी समाज के लोगों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी समाज का संगठन है। ये बात मैं प्रतिदिन बताता हूं जब से महाराष्ट्र की यात्रा शुरू किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी के लोगों को अपने को बैकवर्ड समझने की आदत नहीं है। ओबीसी को रिजर्वेशन चाहिए, मगर हम बैकवर्ड हैं ये समझे बगैर चाहिए। तो इसकी वजह से ओबीसी की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जब पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है, तो ओबीसी समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग बैकवर्ड हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग बैकवर्ड हैं। हम थोड़े ही बैकवर्ड हैं, हम तो बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग। मगर संविधान निर्माताओं ने ये माना कि ओबीसी समाज के लोग भी बैकवर्ड हैं, और इसलिए संविधान में उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए व्यवस्था किया, शेड्यूल ट्राइब के लिए व्यवस्था किया, और फिर उन्होंने देखा कि केवल शेड्यूल कास्ट ही बैकवर्ड नहीं, केवल शेड्यूल ट्राइब ही बैकवर्ड नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में जो कि देश में बैकवर्ड हैं, और इसलिए उनका नाम रखा गया अदर बैकवर्ड। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। ओबीसी को यह बात समझना चाहिए, इसलिए मैं इसको बता रहा। साथियों, 21 जनवरी 2023 से महाराष्ट्र व्यापी परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने शुरू किया है। ये पूरे महाराष्ट्र की 200 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा जाने वाली है, और 200 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में ओबीसी समाज के लोगों को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम करने के लिए हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। क्योंकि देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी समाज को जागृत करने का काम कर रहा है, संगठित करने का काम कर रहा है, और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम भी कर रहा है। 2 बार हम लोगों ने भारत बंद करने का काम किया। 21 मई 25 मई 2022 को हम लोगों ने भारत बंद करने का काम किया। 29 नवंबर 2022 को भारत बंद करने का काम किया। 2 बार भारत बंद आह्वान किया। तमाम मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे हम लोग लेकर के इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे हैं। साथियों, देश में ओबीसी की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा कि जब से आप स्टेज पे लोग भाषण कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की भी गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर देश में जो 52% ओबीसी है उसकी गिनती आजादी के 75 साल में नहीं। ये तो एक समस्या है ओबीसी की, ऐसी हजारों समस्याएं ओबीसी की हैं। मगर इन हजारों समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या ओबीसी की है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ओबीसी समाज के लोग, हमारी क्या समस्या है यही हम नहीं जानते। ये हमारी पहले नंबर की और सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे नंबर की बहुत सारी समस्याएं, तीसरे नंबर की बहुत सारी समस्याएं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 10वें, 50वें, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। मगर पहले नंबर की ये समस्या हमारी है कि हमारी क्या समस्या है यही हम नहीं जानते। ये हमारी पहले नंबर की समस्या है। और जब हमारी क्या समस्या है यही हम नहीं जानते तो हम अपनी समस्याओं के लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे? और जब हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई नहीं लड़ते
तो आजादी के 75 साल में हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ और इसका नतीजा ये हो गया कि आजादी के 75 साल बाद हमें इस बात का रोना रोना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर 52% ओबीसी की गिनती नहीं। ये बात कहने में बहुत अजीब लगती है, सुनने में भी बहुत अजीब लगती है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो 1 वोट 1 वैल्यू लागू हो गया। एक आदमी का एक ही वोट होगा और उसकी गिनती एक ही होगी, चाहे वो ओबीसी समाज का आदमी हो, चाहे वो एससी समाज का आदमी हो, चाहे वो एसटी समाज का आदमी हो, चाहे वो मराठा हो, कुणबी हो या भागवत जी ही क्यों ना हो, कुलकर्णी जी ही क्यों ना हो, एक आदमी एक वोट डालेगा और उसकी गिनती एक ही वोट होगी। ऐसा भारतीय संविधान लागू होने के बाद में ऐसा हो गया। हर व्यक्ति का एक ही वोट होगा और लोकतंत्र में वोट की वैल्यू है, वोट की कीमत है। हमारी आबादी देश में 52%, इसका मतलब हम देश की कुल आबादी के 2% ज्यादा, देश की कुल आबादी के 2% ज्यादा होने के बावजूद भी आजादी के 75 साल बाद हमें इस बात का रोना रोना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर ओबीसी समाज की गिनती नहीं। ओबीसी समाज के बहुत सारे एमपी हैं, बहुत सारे एमएलए हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर इसके बावजूद भी ओबीसी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम खुद ही अपनी बोली नहीं बोलते, हम खुद ही अपने समस्या के समाधान की बात नहीं करते, तो दूसरे को करने की क्या जरूरत है? अगर जाति के नाम पर आप वोट दे देते हो, धर्म के नाम पर आप वोट दे देते हो, भाषा के नाम पर आप वोट दे देते हो, क्षेत्र के नाम पर आप वोट दे देते हो और इतनी आसानी से अगर आपका वोट नेताओं को मिल जाता है, तो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी को कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए आजादी के 75 साल में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि इस देश में केवल ओबीसी की ही समस्या नहीं है, एससी एसटी की भी समस्या है, माइनॉरिटीज के लोगों की भी समस्या है। महाराष्ट्र में सबसे मजबूत मराठा को माना जाता है, मराठा समाज के लोगों की भी समस्या है, वो भी लाखों के मोर्चे निकाल रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी की समस्या है मगर समाधान कहाँ है? इतनी बड़ी आबादी की लोकतंत्र में समस्या मगर समाधान कहाँ है? समस्या ही समस्या है। आजादी के 75 साल में समाधान नहीं है, मगर देश में आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है। आजादी के 75 साल हो गए, अमृतोत्सव मनाया जा रहा है और ये प्रचार किया जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस में जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस में जाओ, आपको वहां स्टिकर लगा मिलेगा, बैनर लगा मिलेगा। क्या स्टिकर लगा रहेगा कि आजादी का अमृतोत्सव, बैनर लगेगा आजादी का अमृतोत्सव। क्या कभी हम लोगों ने सोचा, क्या कभी 52% ओबीसी समाज के लोगों ने सोचा कि अरे भाई आजादी का अमृतोत्सव चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, तो उस जो अमृत निकला आजादी के 75 साल में, उस अमृत में क्या ओबीसी के लोगों को भी कुछ अमृत मिला? क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी कुछ अमृत मिला? क्या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी थोड़ा बहुत अमृत मिला? क्या मुसलमानों को भी थोड़ा बहुत मिला? क्या सिखों को भी थोड़ा मिला? क्या लिंगायतों को भी थोड़ा मिला? हम नहीं सोचेंगे, हमारे लिए कौन सोचे? हम ही नहीं सोचते। वो कहते अमृतकाल चल रहा, हम मान लेते अमृतकाल चल रहा। और उस अमृतकाल में एक तरफ अमृतकाल कहा जा रहा है, एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ
देश की 52% आबादी को यह कहना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर हमारी गिनती नहीं होती है, ये कहना पड़ रहा है। शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर मूंछ रख ले तो उसकी पिटाई हो जाती है, घोड़े पर बैठ जाए तो उसकी पिटाई हो जाती है। राजस्थान में एक छोटे बच्चे ने घड़ा छू लिया गुरुजी का तो उसकी हत्या हो गई। संविधान कहता समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित करेगा। 75 साल में यही अमृत निकला कि शेड्यूल कास्ट का बच्चा अगर घड़ा छू ले तो उसकी हत्या हो जाती है, यही अमृत है। मूंछ रख लो तो पिटाई हो जाती है, जय भीम बोलो तो हत्या हो जाती है, यही 75 साल में अमृत है, यही अमृत निकला 75 साल में। हमें समझने की जरूरत है कि 75 साल में क्या अमृत निकला। अमृत काल का प्रचार हो रहा है, मगर अमृत में से कुछ अमृत हमें भी मिला या नहीं मिला, यह समझने की जरूरत है। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची में लिखा है जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं उस इलाके में उनका अधिकार है, वहां के जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार है, मगर कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कभी डेवलपमेंट के नाम पर उनको विस्थापित किया जा रहा है। उनके भी हालात खराब है। देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटी रहती है। मुसलमान माइनॉरिटी देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है और आजादी के 75 साल में मुसलमानों को तो कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी विदेशी कहा गया। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान को नहीं मालूम होता, क्योंकि वो ला के पकाता है, मगर ये बजरंग दल के गुंडों को मालूम हो जाता है किस चीज की बिरयानी पक रही है। घर में घुसते हैं और पीट कर हत्या करते हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, मुसलमानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। देश में जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बुद्धिस्टों के जो तमाम हिस्टोरिकल प्लेस हैं उस पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया हुआ है। क्रिश्चियनों की चर्चेज पर हमले हो रहे हैं। लिंगायत लोग कह रहे हैं कि हमारा स्वतंत्र धर्म है, लाखों का मोर्चा उसके लिए निकाल रहे हैं, मगर सरकार चलाने वाले लोग क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हारा स्वतंत्र धर्म नहीं है, तुम स्वतंत्र धर्म नहीं है, तुम हिंदू ही हो। लिंगायत क्या कह रहे? नहीं, हमारा स्वतंत्र धर्म है। लेकिन सरकार चलाने वाले क्या कह रहे? नहीं नहीं, स्वतंत्र धर्म तुम्हारा कैसे हो सकता, तुम्हारा स्वतंत्र धर्म की मान्यता तुमको नहीं देंगे। ये हालात देश के अंदर है। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, सभी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और सभी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव भी मनाया गया। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तब हमारे पूर्वजों ने कोई शर्त नहीं लगाई कि तुम हमें कुछ दोगे तब हम आजादी की लड़ाई में शामिल होंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, बल्कि हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। बहुत सारे लोग जेल गए। भगत सिंह जैसा नौजवान भरी जवानी में फांसी के फंदे को चूम लिया, शहीद हो गए। बहुतों ने गोलियां खाई, लाठियां खाई। किस लिए खाई? ये आशा और उम्मीद थी कि जब अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें आजाद हो जाएंगी। हमारे खुद के परिवार से आजाद हिंद फौज में थे। ये आशा उम्मीद थी कि अंग्रेजों को अगर देश से भगाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें आजाद हो जाएंगी। लेकिन आजादी के 75 साल में जो देश के हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो कोई अच्छे नहीं हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। यही सकता ज्योतिबा फूले को, यही सकता छत्रपति साहू महाराज को, यही सकता बाबा साहब अम्बेडकर को कि अंग्रेज तो चले जाएंगे और ये 3.5% के लोग जो पहले से देश में जाति व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं, वर्ण व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं, छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच बनाकर रखे हुए हैं, अंग्रेज चले जाएंगे, सत्ता इनके हाथ में आ जाएगी और ये सबके साथ में न्याय नहीं करेंगे। यही ज्योतिबा फूले कह रहे थे, यही छत्रपति साहू महाराज कह रहे थे और यही बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे। जो बात ज्योतिबा फूले कह रहे थे, जो बात छत्रपति साहू महाराज कह रहे थे, जो बात बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, वो बात आज सही साबित है। जो वो कह रहे थे वो बात आज आजादी के 75 साल में सही साबित हो गई।
आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। बनना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मगर बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस महासमिति में बहुमत सरदार वल्लभ भाई पटेल को था, समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल को था प्रधानमंत्री बनने के लिए, मगर नेहरू जी बनाए। कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग नाराज हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता नाराज हो गए, और लोगों ने सवाल किया कि आखिर जब बहुमत सरदार वल्लभ भाई पटेल को था तो नेहरू जी को क्यों बनाया गया? तो गांधी जी ने उसका जवाब दिया और कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनको पहले नंबर का पद दिया गया। अब दूसरा सवाल खड़ा हो गया गांधी जी के बयान से कि सरदार पटेल और नेहरू क्यों दूसरे नंबर का पद लेने के लिए तैयार नहीं थे? ये दूसरा सवाल खड़ा हो गया। और ये समझना चाहिए हम लोगों को, आजादी के 75 साल में जो हमारी दुर्दशा है उसका कारण ये है। क्यों दूसरे नंबर का पद लेने के लिए नेहरू जी तैयार नहीं थे? क्योंकि उनको लगता था जाति व्यवस्था में हम ऊपर हैं, वर्ण व्यवस्था में हम ऊपर हैं, एक कुनबी प्रधानमंत्री बने और हम उसके नीचे रहे, ये उनको स्वीकार नहीं था। भले ही उनको बहुमत नहीं था, मगर उन्होंने कहा कि हमें 2 नंबर का पद नहीं स्वीकार है, और गांधी जी ने मान भी लिया और उनको देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए, और जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए तो सेंसस कमिश्नर को नेहरू जी ने कहा कि अभी तक अंग्रेज थे तो जाति के आधार पर जनगणना होती थी, अभी अंग्रेज चले गए हैं, देश आजाद हो गया है, और जब देश आजाद हो गया है तो अभी जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी, और जाति के आधार पर जनगणना रोकने का काम पंडित नेहरू ने किया। जिनके बाप दादा ने जाति व्यवस्था बनाई, जाति गिनने से वही डर रहे। जिनके बाप दादा ने जाति व्यवस्था बनाई, जिनके पूर्वजों ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई, आज जाति गिनने से वो क्यों डर रहे? भागवत जी ने स्वीकार किया कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि पंडित का पर्यायवाची ब्राह्मण माना जाता है, तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया कि भागवत जी ने स्वीकार कर लिया कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। भागवत जी के विरोध में ब्राह्मण बोलने लगे तो भागवत जी ने अपना बचाव किया और कहा, हमने ब्राह्मण नहीं कहा, हमने तो कहा पंडितों ने बनाई, और पंडित का मतलब विद्वान होता है। भागवत जी की बात मान लेते हैं कि पंडित का मतलब विद्वान होता है। तो मेरा एक सवाल है कि नेहरू जी ज्यादा विद्वान थे या गांधी जी ज्यादा विद्वान थे? मेरा सवाल है, भागवत जी की बात मान लिया, पंडित का मतलब विद्वान होता है, तो नेहरू जी ज्यादा विद्वान थे या गांधी जी ज्यादा विद्वान थे? तो गांधी जी के नाम के आगे तो कभी पंडित नहीं लगा, नेहरू जी के नाम के आगे ही पंडित लगता था, क्योंकि नेहरू जी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, इसलिए उनके नाम के आगे पंडित लगता था। कभी भी गांधी जी के नाम के आगे पंडित नहीं लगा। गांधी जी भी बैरिस्टर थे। कभी भी सरदार पटेल के नाम के आगे पंडित नहीं लगा, कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के आगे पंडित नहीं लगा। पंडित किसके नाम के आगे लगा? जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ उसके नाम के आगे पंडित लगा। तो ये बात प्रमाणित करती है कि पंडित आम बोलचाल की भाषा में ब्राह्मण अपने को प्रचारित करते हैं, ये बात प्रमाणित होती है। दूसरी बात, अगर भागवत जी की बात मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई और पंडित का मतलब विद्वान होता है, तो विद्वान कौन सी जाति का था ये पता लगाना पड़ेगा। विद्वान ने जाति व्यवस्था बनाई, ये भागवत जी का कहना है, तो विद्वान कौन सी जाति का था ये पता लगाना पड़ेगा। जब हम इसका पता लगाते हैं तो पता चलता है कि अगर किसी मराठा ने जाति व्यवस्था बनाई होती
किसी कुनबी ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी माली ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी घिसाड़ी ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी महार ने, किसी मातंग ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी धनगर ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी बंजारा ने जाति व्यवस्था बनाई होती, तो विद्वान था। तो कोई विद्वान आदमी जो जाति व्यवस्था बनाएगा वो अपने को नीचे रखकर लात जूता खाने के लिए क्यों रखेगा? विद्वान आदमी जाति व्यवस्था बनाएगा और अपने को ही नीचे रखेगा, ऐसा तो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अगर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है और बाकी लोग नीचे हैं, तो यही बात इस बात को सिद्ध करने का सबूत है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और हम ओबीसी के लोगों को उस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बीचों बीच में खड़ा कर दिया। सीढ़ी आप लोगों ने देखा, घर के ऊपर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं ना आप लोग, तो सीढ़ी के बीचों बीच में एक दिन आप खड़े हो जाओ। जब आप सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े हो जाओगे तो सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े होकर नीचे की तरफ देखो तो क्या पता चलेगा? हम सबसे ऊपर। सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े हो जाओ और नीचे की तरफ देखो तो क्या पता चलेगा? हम सबसे ऊपर। और एक बार ऐसे देखो ऊपर की तरफ, तब पता चलेगा हमसे भी ऊपर लोग। हम ओबीसी के जो लोग हैं वो जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में बीच में खड़े हैं, ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में खड़े। और हमारी आदत क्या है? बीच में खड़े होकर नीचे देखने की आदत है। तो हम नीचे देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हम सबसे ऊपर। अरे एक बार ऊपर देखो, जब ऊपर देखोगे पता चलेगा हमसे भी ऊपर। तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाई, लेकिन उसका नुकसान लगातार हमें हो रहा है। और इस वजह से पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जाति जनगणना रोक दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए आयोग बने, ओबीसी की पहचान हो और ओबीसी को अधिकार मिले, ये बात लिखा आर्टिकल 340 में। नेहरू जी उसको लागू नहीं कर रहे थे, आयोग नहीं बना रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कितने ओबीसी के लोगों को पता है? ओबीसी के लोगों को कैसे पता चलेगा? ओबीसी का आदमी तालुका से चुपके से सर्टिफिकेट निकालता है, तहसील से चुपके से ओबीसी का सर्टिफिकेट निकालता है, नौकरी के लिए लगाता है, चुपचाप बैठ जाता है। ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ता है, ओबीसी के अधिकार का उपयोग करता है, ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ता है। ओबीसी के तहत जो अधिकार मिला है उसका उपयोग करना अच्छा लगता है, तो लड़ाई नहीं लड़ोगे तो अधिकार बचेंगे? चुपके से सर्टिफिकेट निकाल के लगाओगे तो अधिकार बचेंगे, और इसलिए नहीं मिल रहे। हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षण क्या है, क्यों मिला, क्यों मिलना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। लोकतंत्र में तीर तलवार गोली बारूद की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई है। यहाँ गोली नहीं चलती है, बोली चलती है, और जिसको अपनी बोली बोलना आता है उसकी समस्याओं का भी समाधान होता है और वो राजपाट में भी शामिल होता है। और जिसको अपनी बोली बोलना नहीं आता उसकी समस्याओं का भी समाधान नहीं होता और उसका राज भी नहीं आता है। ओबीसी को जानना पड़ेगा, इतिहास समझना पड़ेगा, ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों मिला, क्यों मिलना चाहिए, ये समझना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये तो बैकवर्ड है ही है, इनके अलावा भी अदर बैकवर्ड है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ओबीसी क्लास के लोग जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, और जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इसके साथ साथ उनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, वो शेड्यूल कास्ट है। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और वो ट्राइब हैं तो शेड्यूल ट्राइब है, और ओबीसी के लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ये अदर बैकवर्ड क्लास है। तो ये बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 इसके लिए लिखा।
नेहरू नहीं आयोग बना रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो ये हंगामा महाराष्ट्र में ही केवल नहीं मचा, ये उत्तर भारत तक ये हंगामा चला गया। और उत्तर भारत में जो आर्यल चंदापुरी बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बिहार में पटना में बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया और उनको उनकी सभा कराया। नेहरू जी ने उस पर पत्थर फेंकवाए, उस सभा को रद्द करवाने की कोशिश किया, मगर ये जो दबाव बना, इसकी वजह से नेहरू जी को काका साहब कालेलकर कमीशन ओबीसी की पहचान करने के लिए बनाना पड़ा। काका साहब कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया, मगर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो जाने के बाद वो दबाव रिलीज हो गया और उस रिपोर्ट को नेहरू जी ने लागू नहीं किया। तो दो काम नेहरू जी ने कर दिया ओबीसी के लिए। ओबीसी के लोग जानते नहीं हैं, दो काम ओबीसी के लिए नेहरू जी ने कर दिया। वैसे तो तीन काम कर दिया। पहला काम कर दिया, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। दूसरा काम कर दिया, जनगणना रोक दिया। और तीसरा काम कर दिया कि काका साहब कालेलकर कमीशन पहले तो बना नहीं रहे थे और जब बना दिया तो फिर उसको लागू नहीं किया। अब नेहरू जी ने लागू नहीं किया तो इंदिरा जी कैसे लागू कर देती? नेहरू जी ने गिनती नहीं किया तो इंदिरा जी गिनती कैसे कर देती? उनकी ही बेटी थी तो वो भी नहीं कर सकती थी। लंबी लड़ाई चली और लंबी लड़ाई के बाद जनता पार्टी की सरकार आई। और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकार ने यह घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम काका साहब कालेलकर कमीशन लागू करेंगे। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो जनता पार्टी में जो ओबीसी समाज के सांसद थे, उन लोगों ने मोरारजी देसाई को कहा कि सारा वादा तुम पूरा करने की बात कर रहे हो, काका साहब कालेलकर कमीशन जो ओबीसी के लिए बना है वो वादा लागू करने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो मोरारजी देसाई ने कहा हर वादा पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। तो और ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया। और जब और ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया तो मोरारजी देसाई ने कहा काका साहब कालेलकर कमीशन पुराना हो गया है, इसलिए हम नया कमीशन ओबीसी के लिए बनाते हैं। और बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में नया कमीशन बनाया, उसका नाम पड़ गया मंडल कमीशन, क्योंकि उसके चेयरमैन बीपी मंडल साहब थे, इसलिए उसका नाम पड़ा मंडल कमीशन। ओबीसी के लोगों को मंडल कमीशन नहीं पता है। मैं ओबीसी के लोगों को पूछता हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या? तो हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च के बारे में मैं उनसे पूछ रहा हूं, ऐसे चेहरा देखते हैं। अरे जिसकी वजह से तुमको 27% रिजर्वेशन मिल रहा है वो तुमको नहीं पता है तो तुम अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ोगे? तुम उसको नहीं पढ़ोगे तो अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ोगे? और इसका नतीजा ये होता है कि ओबीसी अपने अधिकार की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पाता और ओबीसी को उसके अधिकार नहीं मिलते हैं। तो ओबीसी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया, फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, फिर इंदिरा जी ने लागू नहीं किया, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी, बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो मंडल कमीशन लागू हुआ। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ, क्योंकि बीपी सिंह और देवीलाल जी में झगड़ा हो गया। तो बीपी सिंह के साथ जो ओबीसी के सांसद थे, एससी के सांसद थे, उन्होंने कहा कि हमारे नेता तो देवीलाल जी हैं, हम उधर जा सकते हैं, मगर आप मंडल कमीशन अगर लागू करते हो तो हम आपके साइड में खड़े रह सकते हैं। तो बीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू किया और जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ तो ब्राह्मण लोग मंडल कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला आया। क्या फैसला आया?
52% ओबीसी को केवल 27% रिजर्वेशन मिले। 52% ओबीसी को केवल 27% रिजर्वेशन मिले, जबकि पहले ही शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन मिल रहा था, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन मिल रहा था। इसका मतलब संविधान इस बात को मानता है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। संख्या के अनुपात के सिद्धांत को संविधान निर्माता मानते थे, इसलिए शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन दिया था, इसलिए शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन दिया था। तो ओबीसी की जितनी संख्या थी ओबीसी को उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। अगर मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि ओबीसी 52% है तो 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, मगर 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। ये एक फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अगर पूछो कौन से आर्टिकल में लिखा है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने खुद ही नियम बनाया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और एससी को पहले से मिला हुआ है, एसटी को पहले से मिला हुआ है, इसलिए 50% में 27 ही बच रहा है, तो आपको 27 ही मिल सकता है। इसका इंडिकेशन ये था कि आपको 52 नहीं मिल रहा है, इसका कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उनसे लड़ो। ओबीसी के लोग कभी लड़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर समय लड़ रहे हैं, हर समय लड़ते हैं, हर समय उनको लड़ाया जाता है, कभी शेड्यूल कास्ट से, कभी शेड्यूल ट्राइब से, कभी ओबीसी ओबीसी से ही, कभी ओबीसी जो ओबीसी में ओबीसी नहीं है उससे। तो इस प्रकार से ओबीसी के लोग लड़ते रहते, कभी मुसलमान से, कभी सिख से, कभी ईसाई से, ये लड़ते रहते। लड़ते हम हैं, लड़ाते दूसरे। तो लड़ते हम हैं, हमको कोई फायदा नहीं होता, जो लड़ाते हैं उनको 75 साल से फायदा हो रहा है, लड़ने वालों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये कहा कि ये तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की वजह से तुम्हें नहीं मिल सकता, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। और आज जब खुद को लेने की बारी आई, तब हम जब कह रहे थे कि हमको संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हो गया, तब कहां गया 50% का रूल? अपने लिए कोई रूल नहीं है, हमारे लिए 50% का रूल बनाया। तो पहला हमारे विरोध में था कि 52% ओबीसी को केवल 27% रिजर्वेशन मिलेगा, ये हमारे विरोध में था। दूसरा फैसला, ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं था, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं था। और जब संविधान सभा में क्रीमी लेयर का मुद्दा आया था तो खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका विरोध किया था और संविधान निर्माताओं ने उसको खारिज करने का काम किया था। इसलिए शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर नहीं, इसलिए शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर नहीं है। अगर शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर नहीं था, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर नहीं था, संविधान निर्माता पहले से ही क्रीमी लेयर को खारिज कर दिए थे, तो ओबीसी के रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर क्यों लागू किया गया? ये दूसरा धोखा ओबीसी के साथ में हो गया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्रीमी लेयर, सुनने में कैसे अच्छा लगता है? अमीर को नहीं मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, कान को सुनने को ये बहुत अच्छा लगता है कि अमीरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस रूप में आरक्षण को मीडिया पेश कर रही देश में, इस रूप में आरक्षण पर चर्चा होती है कि आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए। अरे आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, आरक्षण कोई बेरोजगारी दूर करने का कार्यक्रम है। रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रतिनिधित्व है। इस बात को ओबीसी को समझना पड़ेगा, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं। और जब क्रीमी लेयर लागू हो गया तो उसका नुकसान क्या हुआ? मैं नागपुर में किसानों के साथ मीटिंग कर रहा था, तो मैंने किसानों को पूछा,
आप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना सकते हो क्या? तो किसानों ने कहा नहीं बना सकते। हमने कहा क्यों नहीं बना सकते? कहा डॉक्टर बनाने के लिए पहले नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करवाना पड़ता है। नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करवाने के लिए नीट की कोचिंग करवाना पड़ता है। कोचिंग करवाने का और हॉस्टल में बच्चे को रखने का लाखों रुपए साल की फीस है। वो लाखों रुपए अपने पास नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते। मैंने कहा आजादी के 75 साल में देश का इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया कि आजादी के 75 साल में अब किसान मजदूर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बनाने लायक नहीं रहे। पहले किसान अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेता था, मजदूर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेता था, अब बनाने लायक नहीं रह गए। इतना विकास 75 साल में हो गया। तो सवाल ये है, जो महंगी एजुकेशन लेकर डिग्री हासिल करेगा वही तो रिजर्वेशन के तहत नौकरी में जाएगा। अब जो महंगी एजुकेशन लेकर डिग्री हासिल करेगा उसके पास पैसा है, इसलिए वो क्रीमी लेयर में है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो महंगी एजुकेशन लेकर डिग्री हासिल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो डिग्री नहीं ले सकता, तो नौकरी नहीं ले सकता, तो आरक्षण कहां से लेगा? जब डिग्री ही नहीं ले सकता तो आरक्षण कहां से लेगा? इसका मतलब ये है कि ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो गई और जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता था वो क्रीमी लेयर में आ गया, और जो ओबीसी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता था वो नॉन क्रीमी लेयर में है मगर पढ़ा नहीं सकता, इसलिए रिजर्वेशन नहीं ले सकता। ओबीसी का रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया। इतनी बड़ी धोखेबाजी ओबीसी के लोगों के साथ में हो गई। और इसलिए हर नियुक्ति में फिर क्या होता है, ये लिखा जाता है ओबीसी के उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले तो सीट खाली रह जाती है। फिर 2-4 भागवत जी, कुलकर्णी जी, जोशी जी मिलकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर कहते हैं कि इतना दिन से ओबीसी के उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह पद खाली पड़े हुए हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान देश का हो रहा है। इसलिए मिलाद आप आदेश करें कि ओबीसी के उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये पद जनरल कैटेगरी से भर लिए जाए और ओबीसी के हिस्से पर भागवत जी, कुलकर्णी जी, जोशी जी कब्जा कर लेते। ये चल रहा है। ओबीसी के साथ दूसरा धोखा हो गया, तीसरा धोखा हो गया ओबीसी के साथ। जो जातियां स्टेट और सेंटर में कॉमन है केवल उन्हें ही ओबीसी माना जाएगा, तीसरा धोखा हो गया। चौथा धोखा हो गया, मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी लागू ही नहीं की गई, चौथा धोखा हो गया। 4 धोखा। ये बात ओबीसी को समझ में आई आज तक? कैसे समझ में आती? ओबीसी को अगर ये बात समझ में आती तो ओबीसी अपने अधिकार के लिए पार्लियामेंट घेर लेता, और अगर पार्लियामेंट घेर लेता तो ओबीसी को 52% नौकरियों में हिस्सा मिल गया होता, और अगर ओबीसी को 52% नौकरियों में हिस्सा मिल गया होता तो भागवत जी ने, कुलकर्णी जी ने, जोशी जी ने सोचा अगर ओबीसी 52% अपना हिस्सा ले लेगा तो प्रशासन पर हमारा कब्जा कैसे रहेगा? अगर प्रशासन पर भागवत जी, कुलकर्णी जी, जोशी जी का कब्जा रखना है तो 52% ओबीसी का हिस्सा उनके पास जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि ये तो नहीं होना चाहिए, ओबीसी को उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, तो क्या करना होगा? अगर इसका विरोध करते हैं तो खतरा है, अगर इसका समर्थन करते हैं तो खतरा है, अगर विरोध करते हैं तो ओबीसी जाग जाएगा कि हमारे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जोशी जी कर रहे हैं, कुलकर्णी जी कर रहे हैं, भागवत जी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इनको वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देगा तो ओबीसी 52% है, वोट नहीं देगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, ये खतरा पैदा हो जाएगा। अगर समर्थन करते हैं 52% प्रशासन में ओबीसी चला जाएगा तो प्रशासन पर ओबीसी का कब्जा हो जाएगा, ये खतरा है। आगे कुआं है पीछे खाई है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा ना समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे, फिर क्या करेंगे? इसको डाइवर्ट करेंगे। तो आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला।
मोदी जी को उसका सारथी बनाया और कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो पत्रकारों ने पूछा कि आडवाणी जी वहां तो मस्जिद है, आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हो, कैसे मंदिर वहां आप बनाओगे? तो आडवाणी जी ने कहा ये देखना राम लला का काम है, ये देखना हमारा काम नहीं है, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो ओबीसी के लोगों को क्या कहा, चलो अयोध्या, राम का मंदिर बनना रहा है, राम का मंदिर मुसलमान लोग बनने नहीं दे रहे हैं, इसलिए चलो अयोध्या। तो ओबीसी के लोगों को मंडल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हुई, क्योंकि जनता को जानकारी का स्रोत क्या है? अगर अखबार में आर्टिकल छपे तो वो स्रोत है, टीवी पर चर्चा हो तो वो स्रोत है, और उस समय रेडियो का जमाना था तो रेडियो पर चर्चा होती कि मंडल कमीशन लागू होने से ओबीसी को क्या मिला और क्या नहीं मिला। अगर ये चर्चा होती तो ओबीसी के लोगों को पता चलता, मगर ये चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की शुरू हो गई और 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 16 नवंबर 92 को ओबीसी के साथ धोखाधड़ी का फैसला आया और 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 20 दिन के अंदर बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और तमाम ओबीसी के उस समय के बड़े बड़े नेता, विनय कटियार हमारे अयोध्या के थे, मैं वहीं से आया, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण भाई तोगड़िया, रितंबरा, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेताओं को ओबीसी के आगे किया गया ताकि ओबीसी को गुमराह करके मंडल की लड़ाई से दूर किया जाए, क्योंकि मंडल की लड़ाई ओबीसी लड़ेगा तो 52% नौकरी लेगा। अगर ओबीसी 52% नौकरी लेगा तो भागवत जी कुलकर्णी जी कितने टक्के में रहेंगे? इसलिए उनको खतरा था, इसलिए उन्होंने कहा डाइवर्ट करो, और उन्होंने डाइवर्ट किया। चलो, नौकरियों की लड़ाई नहीं लड़ी, रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं लड़ी, मंदिर की लड़ाई लड़ी तो मंदिर में हिस्सा ले लेते। मंडल की लड़ाई नहीं लड़ी तो नौकरी में हिस्सा नहीं मिला, कोई बात नहीं। अरे मंदिर की लड़ाई लड़ी तो मंदिर में हिस्सा ले लेते। मंदिर बन रहा है, उसका ट्रस्ट बनाया गया, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा गया। हमने कहा अरे भाई, आरएसएस वालों, विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, बीजेपी वालों, 3743 जातियां पूरे भारत में ओबीसी में हैं। उन 3743 जातियों में तुमको एक भी ओबीसी बढ़िया वाला हिंदू नहीं मिला। ये तुम घोषित करना चाहते हो तो मैं ये बात मान लेता हूं कि 3743 जातियां जो देश में ओबीसी की हैं, उसमें एक भी बढ़िया वाला हिंदू नहीं मिला जो राम मंदिर ट्रस्ट में रखा जा सके। मगर तुम ये भी घोषित करना चाहते हो कि विनय कटियार भी बढ़िया वाले हिंदू नहीं है, जिनको तुम राम मंदिर की लड़ाई के समय बहुत आसमान पर बिठा कर रखते थे। कल्याण सिंह भी बढ़िया वाले हिंदू नहीं है, जिनकी सरकार चली गई इस लड़ाई में। उमा भारती भी बढ़िया वाली हिंदू नहीं है। प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा मुझे तो आरएसएस वाले हत्या कर दे रहे थे, मैं तो जान बचा कर भागा वहां से। और महाराष्ट्र के शिवसेना वाले भी बहुत लड़ाई लड़े मंदिर की, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र वाले कोई लड़ाई लड़ने में पीछे थे, उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन एक को भी नहीं रखा ट्रस्ट में। अरे हमने कहा भाई, आजकल बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उद्धव साहब थोड़ा हिंदुत्व का मामला छोड़ दिए हैं। अरे तो सिंधे साहब तो मजबूती से पकड़े हुए हैं हिंदुत्व को। अरे उनके गुट के किसी को रख दो राम मंदिर के ट्रस्ट में। उद्धव साहब ने छोड़ दिया है, उनके गुट के किसी ओबीसी को मत रखो। अरे सिंधे साहब के गुट के किसी ओबीसी को रख दो। अरे किसी ओबीसी को तो रखो, एक भी ओबीसी को नहीं रखा। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि घंटा हिलाने के लिए भी तुमको रखने वाले नहीं, तुम कितनी भी लड़ाई लड़ो, तुमको घंटा हिलाने के लिए भी रखने वाले नहीं। ओबीसी को समझना पड़ेगा, उसका वापर किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यह समझना पड़ेगा ओबीसी के लोगों को। 75 साल से देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही, अब इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से तो कम से कम हो ही रही। 75 साल में हम और मुसलमान लड़ रहे। 3 समय हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू हैं, ओबीसी वाले। अगर वोट देना है
तो हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू हैं। अगर चंदा देना है तब हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू हैं। और मुसलमान से लड़ना है तो हमारे मुकाबले का कोई हिंदू ही नहीं। वोट देने के समय क्यों हिंदू हो जाते? वो हमारे गली मोहल्ले में आते क्या कहते? तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। अरे ओबीसी सुनता है देश पर कब्जा हो जाएगा। अरे भागवत जी हम आपके साथ हैं, कुलकर्णी जी हम आपके साथ हैं, जोशी जी हम आपके साथ हैं। वोट दे देता है 3.5% का, जो अपने वोट से गांव में पंचायत का मेंबर नहीं चुन सकता, उसको 52% का समर्थन हिंदू के नाम पर ओबीसी देता है। और फिर वो तय करता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो फिर बोलने देगा? अभी कह रहे थे श्रीकांत दादा बोलने नहीं देते, बोलने देगा? ये ताकत किसने दिया है कि हमारे आदमी को बोलने मत देना? ये ताकत किसने दी है? अरे हमने दिया ना, हिंदू 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 के नाम पर 75 साल से तो हिंदू 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 चल रहा है। 75 साल से लड़ाई चल रही है, हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। फायदा या हमको हो जाना चाहिए या मुसलमान को हो जाना चाहिए। 75 साल में ना हमें फायदा हुआ ना मुसलमान को फायदा हुआ। सवाल है इसका फायदा उठा कौन रहा? ये समझना पड़ेगा, इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत दिन से यह लड़ाई चल रही। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति रोक दिया जो यूपीएससी की परीक्षा पास की है। यूपीएससी की परीक्षा पास करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में ओबीसी को एक नया नहीं दिया। अभी निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा, दिया क्या कुछ ओबीसी को? अरे नाम भी लिया क्या ओबीसी का? नाम लेने की क्या जरूरत है? जब हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देते हैं तो हमारे लिए बजट देने की क्या जरूरत है? नहीं दिया। मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी है। कब ओबीसी है? जब वोट लेना है तब ओबीसी है। जब ओबीसी की गिनती करना है तो कहते हैं हम गिनती नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देते हैं। जब ओबीसी को बजट देना है डेवलपमेंट के लिए तो नहीं दे सकते। जब ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सा देना है तो नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। पीछे से सरकार आरएसएस के लोग चला, हमारे लोग हिंदू हिंदू के नाम पर वोट दे देते। फिर गलती से कोई आदमी बड़ी हिम्मत करके भागवत जी को पूछता है कि भागवत जी बहुत दुख होता है। विकास पटेल एक यात्रा लेकर आए थे, उसमें सब वक्ता ये बोल रहे थे कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर ओबीसी की नहीं होती। तो बड़ा दुख होता है भागवत जी, वोट तो हमने आपको ही दिया है हिंदू के नाम पर। अरे थोड़ा विचार करो गिनती के बारे में हमारे। तो भागवत जी क्या कहते हैं उसको? चुप चुप, दोबारा मत बोलो। जातिवाद फैलाना चाहते हो, गिनती की बात करते हो। जब वोट लेना है तब हम हिंदू हैं, जब गिनती की बात करेंगे, अपने आरक्षण की बात करेंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तब हिंदू नहीं है। ये बात ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। 75 साल में नहीं समझे तो अब तो कम से कम समझो, अब तो इसकी समीक्षा करो। वोट देने के लिए हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू हैं, चंदा देने के लिए बढ़िया वाले हिंदू हैं। मुसलमान से लड़ना है तो भागवत जी, कुलकर्णी जी, जोशी जी कहते हैं पाटिल साहब आप ही थोड़ा आगे रहो, हम थोड़ा पीछे ही रहेंगे। तो 3.5% वाले 3.5 किलोमीटर पीछे रहते हैं और मराठा, कुंभी, तेली, माली, ओबीसी को आगे करते हैं। क्यों? उनको लगता पहले से 3.5%, महाराष्ट्र में तो 1.5% ही। वो सोचते पहले से 3.5, कहीं लड़ाई में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें भी कुछ कमी आ सकती है और बड़ा खतरा है। तो इसलिए ये 52% वालों को आगे करो, खुद पीछे रहो। अब 52% वाला मर जाए तो उनकी राजनीति चमकेगी, और मुसलमान मर जाए तो भी उनकी राजनीति चमकेगी। उनके बाप का क्या जाता है? दंगे में हम मरे या मुसलमान मरे, उनके बाप का क्या जाता है?
उनकी तो राजनीति चमकेगी, वो लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के उनको नेता चुन देंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो एक पार्टी सेकुलर का लाइन लेकर चलती है और एक पार्टी कम्युनल का लाइन लेकर चलती है। तो कम्युनल वालों को भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई का फायदा है और सेकुलर वालों को भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई का फायदा है। सेकुलर वालों को भी सेकुलर का थोक वोट मिल जाता है, कम्युनल वालों को कम्युनल का थोक वोट मिल जाता है और हमारी किसी भी समस्या का समाधान हिंदू मुसलमान की लड़ाई में 75 साल में नहीं। अब इसकी समीक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दो आदमी लड़ते हैं तो एक को फायदा होना चाहिए। 75 साल में मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ। सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया, मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब। ये मोदी की सरकार बनने के पहले की रिपोर्ट, 8 साल में और ज्यादा खराब हो गई। मतलब मुसलमानों को कुछ नहीं हुआ, ओबीसी की गिनती तक नहीं हुई। हमारी भी हालात खराब है। बड़ी से बड़ी संख्या का 0 से गुणा करो, कितना होगा? 0 होगा। मुसलमान को 0 किया, 52% को 0 से लड़ा रहे हैं, हमको भी 0 कर दिया, 0 से भिड़ाकर 0 कर दिया दोनों, और फिर भी हम लड़े जा रहे हैं। फिर भी हम इसका रिव्यू समीक्षा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमारे लड़ने से हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। हमें समझना पड़ेगा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, हाँ याद है मुझे, 10 बजे बंद करना है, मुझे याद है, मैं घड़ी देख ही रहा हूं। तो हमें इसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि अब ये लड़ाई नहीं होगी, अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होगी। अब लड़ाई क्या होगी देश में? सबकी गिनती करो। ये पता चलना चाहिए कि आजादी के 75 साल में किसका विकास हो गया, कौन लोग पीछे रह गए। जो विकास जिनका हो गया आगे चले गए, उन्हें पीछे लाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। उनको मुबारक हो उनका विकास, मगर जो लोग पीछे रह गए उनके लिए स्पेशल योजना, स्पेशल स्कीम बनाकर उनका भी विकास किया जाए। तो इसलिए जाति जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाति आधारित जनगणना देश में होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई अब देश में होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की लड़ाई बहुत हो गई, वो समय गया। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई देश में होनी चाहिए। ये बात हम लोगों ने तय किया हुआ है और इसके तहत ये अभियान चला रहे हैं कि सबके साथ इंसाफ हो। हम किसी के हक पर कब्जा करने के फेवर में नहीं है, मगर कोई हमारे हक पर कब्जा करे, हमारे अधिकार पर कब्जा करके रखे, इसे भी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए अब ये लड़ाई इस देश में लड़ना पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात पर खत्म कर देता। देश में किसान है, प्याज खेतों में खत्म कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। ये केवल पहला मामला नहीं है। कितने बार टमाटर फेंका लोगों ने, कितने बार प्याज फेंका, कितने बार आलू फेंका, इसकी कोई गिनती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं, इसको जिसने बनाया उसने इसका भाव निर्धारित किया, ये मार्केट में कितने में बिकेगा। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसको जिसने बनाया उसने उसका भाव निर्धारित किया, वो मार्केट में कितने में बिकेगा। हम जिस काज से आए उसको जिसने बनाया उसने उसका भाव निर्धारित किया, वो मार्केट में कितने में बिकेगा। हम किसान हैं, हम फसल पैदा करते, हमारा भाव कौन तय करता है? हर चीज का भाव बनाने वाला तय करता है और हमारी फसल का भाव खरीदने वाला तय करता है। और खरीदने वाले को पता चल जाता है, अच्छा इस बार किसानों ने प्याज ज्यादा लगाई है, प्याज अच्छी खेतों में दिख भी रही है, इसका मतलब प्याज की पैदावार भी ज्यादा होगी, इसलिए भाव कम कर दो। आजादी के 75 साल से उल्टी गंगा बह रही। मोदी जी ने कहा था कि फरवरी 2022 तक किसानों की इनकम 2 गुनी हो जाएगी। हमने सोचा मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं बुलेट ट्रेन भारत में आ जाए, अभी तक ला नहीं पाए तो किसानों की ट्रेन भी लेट चल रही हो।
तो 2022 में नहीं हुआ तो कम से कम फरवरी 2023 के बजट में जरूर कुछ हो जाएगा। मगर फरवरी 2023 के बजट में भी किसानों को झुंझुना के अलावा कुछ नहीं मिला। समझने की जरूरत है। अगर किसान मरेगा नहीं तो अडानी को जमीन देगा कैसे? किसान जब मरेगा तब कहेगा अडानी साहब ले लो, हमको चौकीदार ही बना लो, ये खेती करने से अच्छा तो तुम्हारे यहां चौकीदारी करना है। इस हद तक किसान को ले जाना चाहते हैं। देश की एक एक चीज अडानी अंबानी को देने का कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में खोजना पड़ सकता है भारत के अंदर भारत का, और निजीकरण हो रहा है तो इसमें रिजर्वेशन 0। हम कह रहे हैं 52% चाहिए, वो सारा सरकारी बेच दे रहे हैं तो रिजर्वेशन कहां मिले? सरकारी पैसा लेके पूंजीपतियों का विकास करने के लिए पूंजीपतियों को कोई दिक्कत नहीं। जब तुम सरकार का पैसा लेके विकास कर सकते हो तो सरकार की योजना रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू कर सकते? लागू करना पड़ेगा। इसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं। अडानी जी के ऊपर विपक्ष ने हंगामा किया, कहा जेपीसी बनाओ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, आडवाणी जी की जांच होनी चाहिए। मोदी जी ने उसका जवाब दिया, कहा इसका जवाब जनता देगी। क्या जवाब दिया? जांच कमेटी नहीं बनाया, कहा इसका जवाब जनता देगी। इतना कॉन्फिडेंस तो बागेश्वर धाम की कृपा से नहीं आ सकता। इतना कॉन्फिडेंस ईवीएम माता की कृपा से आया हुआ है। बीजेपी का प्रवक्ता टीवी पर बैठकर जब विपक्षियों का जवाब नहीं दे पाता तो आखिरी अस्त्र का उपयोग करता है, कहता है इलेक्शन तो हम ही जीत रहे। भले महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, भुखमरी बढ़ रही, किसान आत्महत्या कर, चुनाव तो हम ही जीत रहे, तुम क्यों बोल रहे हो? और चुप होना पड़ता है। तो ये ईवीएम माता की कृपा से हो रहा है, उसका भी बंदोबस्त हम लोगों को करना पड़ेगा। आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन हम लोग घोषित करेंगे। उसका निमंत्रण देने के लिए आपको आए हैं कि जब वो आंदोलन घोषित होगा तो आप लोग हमारा साथ सहयोग करेंगे। इतना ही इस मौके पर कहते हुए 9:59 हो गया है। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सरची। यानंतर आभार प्रदर्शनासाठी आमचे बामशेपचे तालुका अध्यक्ष आदरणीय पताळे सरांना विनंती करतो की आणि आभार प्रदर्शन मांडा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहेब हे या देशातील राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यांचं नेतृत्व करत आहेत।